नमस्कार दोस्तों, 27वीं वीडियो है ये लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की किताब की। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ देखेंगे आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका टाइटल है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। एंड आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये 3 आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वही बात, इस किताब को खरीद के अपने सामने खोल के रखिए मेरे साथ पढ़ने के लिए। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दो दोस्तों, हो सके तो उसको शेयर भी कर दें। अभी नहीं शेयर करना चाहें तो बाद में कर दें, जब आपको लगे कि हाँ भाई वीडियो अच्छी है। अगर आप आर्टिकल 24 के टेक्स्ट को देखते हैं तो क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जा रहा है कि देखिए 14 साल से कम का बच्चा किसी भी तरीके की फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, किसी भी तरीके की माइंस में काम नहीं करेगा, किसी भी तरीके की हैजार्डस एक्टिविटी में काम नहीं करेगा, चाहे वो एक्टिविटी रेलवे के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड हो। तो आप देखोगे कि कई मेट्रोपॉलिसेस हैं मुंबई के, दिल्ली के, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। उस कंस्ट्रक्शन के काम में आपको बहुत सारे लेबर वगैरह नजर आते हैं। 14 साल से कम के बच्चे उस कंस्ट्रक्शन के काम में अगर काम करेंगे, वहां पे काम करते हुए नजर आएंगे, दैट इज इलीगल, दैट इज अगेंस्ट द एथोस ऑफ आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर इस तरीके के बच्चे आपको काम करते नजर आते हैं, एक छोटी सी चिट्ठी लिख दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए, हैजार्डस एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो रेलवे की लाइंस को बिछाने को आपने हैजार्डस बोला, जहां पे रेलवे के डब्बे बनाए जाते हैं उस इंडस्ट्री को आप हैजार्डस बोल रहे हो। बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे आप हैजार्डस बोल रहे हो काम को। किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, उसको आप हैजार्डस बोल रहे हो। माइंस में, तो माइन में तो पता है ना दोस्तों, आपको जमीन के नीचे जाके कोयले की खुदाई करनी है, तो वो भी हैजार्डस है। फैक्ट्रीज भी हैजार्डस होती हैं। तो इन सब तरीके की चीजों में आप 14 साल से कम के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे एक और चीज लिखी है कि हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में आप बच्चों को एम्प्लॉय कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये हार्मलेस और इनोसेंट वर्क क्या है। तो हैजार्डस एक्टिविटीज को तो ये बोल दिया गया कि भाई इसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और भी कुछ एक्टिविटीज बता दी गई जहां बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई हार्मलेस वर्क है, कोई इनोसेंट वर्क है, उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो। अभी हार्मलेस और इनोसेंट की जो डेफिनेशन है ना, उसको थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। इसी हार्मलेस और इनोसेंट की डेफिनेशन को देने की कोशिश गई थी किसके द्वारा, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, ये आर्टिकल 24 की जो मूल प्रिंसिपल है उसको लागू करने के लिए ही लेके आया गया है। इस चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के साथ कुछ और ऐसे एक्ट हैं जो बच्चों के राइट्स के फेवर में काम करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। इन सारे एक्ट ने इन वन फॉर्म और द अदर 14 साल से कम के बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को रोक रखा है। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बच्चों को किस तरीके से एम्प्लॉय करना है, कहां नहीं करना है, ये बता रखा है। ये जो अलग अलग एक्ट्स हैं इनमें स्पेशली मेंशन करके रखा गया। हालांकि आर्टिकल 24 में और ये जो 1986 का जो एक्ट है इसमें लिखा है इनफ है, बट फिर भी फैक्ट्रीज को डील करने के लिए अलग एक्ट बनाया गया, माइंस को डील करने के लिए अलग एक्ट बनाया गया। तो अलग अलग चीजों के लिए जब अलग अलग एक्ट बनाए गए, वहां पे भी साफ साफ लिखा गया कि भाई बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। 1996 में आप देखिए, धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी जुडिशरी प्रोएक्टिव होगी, वैसे वैसे जो हमारे सोसाइटी, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, जो एनजीओ हैं, वो बच्चे के राइट्स को बढ़ाने के लिए आवाज उठाएंगे। तो कैलाश सत्यार्थी जी का आपने नाम सुना होगा। कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज मिला है, बच्चों के लिए तो काम करते हैं वो। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो हमारे सोसाइटी के उजागर सेक्शंस हैं, वो इन बच्चे की परेशानियों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे वो जुडिशरी के सामने आती जाएंगी, वैसे वैसे जुडिशरी इन बच्चों के लिए कुछ करेगी। जैसे कि 1996 में एक ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। इस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ने क्या बोला कि भाई इस्टेब्लिश किया जाएगा एक फंड जिसका नाम होगा चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। अब सवाल उठता है कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड में होगा क्या। तो कोई भी ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर, यानी एक ऐसा एम्प्लॉयर यानी नौकरी देने वाला जो 14 साल से कम के बच्चे को एम्प्लॉय करता है किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में जिसमें उसको एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर 20,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। तो 20,000 रुपीज का फाइन लगाया जाएगा हर बच्चे पे, उस हर बच्चे पे जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, किसी एक ऐसे एम्प्लॉयमेंट में जो आपका किसके अगेंस्ट जाता है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अगेंस्ट में। तो उस
एम्प्लॉयर से हर बच्चे पे 20,000 रुपए लिए जाएंगे और वो डाल दिए जाएंगे चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड में, और यहां से पैसा निकाल के फिर बच्चों के हित में कुछ ना कुछ किया जाएगा। अब देखिए 1996 की बात हो रही है दोस्तों, और 1996 में 20,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट था। आज की डेट में भी 20,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन 2020 चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि 2020 में अगर 20,000 रुपए की वैल्यू है तो 1996 में 20,000 रुपए की क्या वैल्यू रही होगी। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर 1996 में बहुत सारे डायरेक्शंस इशू किए हैं कि बच्चों की एजुकेशन को इंप्रूव करिए, हेल्थ को इंप्रूव करिए, उनके न्यूट्रिशन लेवल्स को इंप्रूव करिए। केवल 1996 में नहीं, समय समय पे सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व रहा है बच्चे के राइट्स को प्रमोट करने के लिए। फिर आगे चलते हैं। 2005 में सरकार ने एक और एक्ट पारित किया जिसका नाम था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। इसने क्या बोला? इसने बोला कि भैया सेंटर लेवल पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया जाएगा और स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया जाएगा। इसके अंदर चिल्ड्रन कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे। ये चिल्ड्रन कोर्ट्स क्या करेंगे कि भैया अगर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट, किसी चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई वायलेंस हुआ है, किसी भी तरीके का वायलेंस हो, तो उसकी स्पीडी ट्रायल होगा इन कोर्ट्स। तो द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 क्या बोलता है? ये सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे कमीशन बनाया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। साथ साथ चिल्ड्रन की कोर्ट बनाई जाएंगी। वो कोर्ट्स क्यों बनाई जाएंगी कि अगर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का कोई वायलेंस होता है, चाहे वो इकोनॉमिक वायलेंस हो, चाहे वो हैरेसमेंट करने वाला वायलेंस हो, चाहे किसी भी तरीके का सेक्सुअल वायलेंस हो, तुरंत स्पीडी ट्रायल हो, ट्रायल में लेट नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक चीज देखिए, 1986 में, ध्यान दीजिएगा, 1986 में आया था आपका यही आप जो मैंने ऊपर आपको बताया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अब देखिए इसके बाद कुछ खामियां थी। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में किस हिसाब से किया गया कि भैया आर्टिकल 24 में जो मूल चीजें लिखी है कि किसी भी तरीके की हैजार्डस एक्टिविटीज में, माइन फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। लेकिन आप देखोगे दोस्तों 14 साल से कम के बच्चे किसी चाय की टपरी पे काम करते हुए नजर आ जाएंगे, छोटे छोटे ढाबों में काम करते हुए नजर आ जाएंगे, होटलों में काम करते हुए नजर आएंगे, ऐसी बहुत सी जगहों पे काम करते हुए नजर आ रहे थे। अब देखा जाए दोस्तों, अगर आर्टिकल 24 की वर्डिंग्स को देखें तो आर्टिकल 24 में लिखा है कि हार्मलेस, एक्चुअली लिखा नहीं, आप इसको कह सकते हो कि इन्फर किया सुप्रीम कोर्ट में कि किसी तरीके के हार्मलेस या इनोसेंट वर्क में वो एम्प्लॉय नहीं किए जाएंगे, ये बोला गया। लेकिन आप देखो दोस्तों फैक्ट्रीज में, अच्छा फैक्ट्री छोड़ दीजिए, फैक्ट्री में तो बैंड था उनका एम्प्लॉयमेंट। आप देखिए ढाबा में, रोड साइड ढाबा में देखिए 14 साल से कम के बच्चे काम करते नजर आएंगे, होटलों में काम करते नजर आएंगे झाड़ू पोछा लगाते हुए, रेस्टोरेंट में काम करते नजर आएंगे, भाई प्लेट वेट उठाने आते हैं। आप तो देखे ही होगा सीरियलों में, पिक्चरों में कितनी जगहों पे दिखाता है कि एक छोटा सा बच्चा आके ऑर्डर लेता है। टी शॉप्स में काम करते नजर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बच्चे इन जगहों पे काम कर रहे हैं, कई कई जगहों पे जो इनकी वर्किंग कंडीशंस होती है वो बहुत खराब होती है। ठीक है, इनको ठीक से पैसे नहीं दिए जाते हैं। कुछ केसेस में तो यहाँ पे काम करवाने के लिए बच्चे स्मगल करके लाए जा रहे थे। उसके बाद दोस्तों, अगर आप बच्चे से, मान लीजिए उस बच्चे को उसके माँ बाप ही भेज रहे हैं उस होटल में काम करने के लिए, अगर वो बच्चा उस होटल में काम कर रहा है पूरे दिन, तो आप उससे उसकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं, उसका बचपन छीन रहे हैं। वहीं पे अगर वो स्कूल में जाकर पढ़ता है तो ऑब्वियसली तो आपको पता ही है ना, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई कराना एक फंडामेंटल राइट है। उनका फंडामेंटल राइट बन चुका है 14 साल तक की पढ़ाई, और माँ बाप की फंडामेंटल ड्यूटी बन चुकी है कि वो 14 साल तक के बच्चे को स्कूल भेजेंगे। तो अगर आप एक 14 साल तक के बच्चे को किसी टी शॉप में दिन में काम करवाते हो, होटल में काम करवाते हो, ढाबे पे काम करवाते हो, तो पढ़ेगा कब? वो तो काम ही कर रहा होगा वहां पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया देखिए, आप टी शॉप्स में, रिजॉर्ट में, शॉप्स में, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, होटल में, फैक्ट्री में, स्पाज में, लिखा हुआ आपकी लक्ष्मीकांत की किताब में देख लीजिए, आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते, 14 साल से छोटे बच्चों से। 2006 में गवर्नमेंट ने ये नियम निकाला, सॉरी मैंने अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, 2006 में गवर्नमेंट ने ये निकाला था, तो 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इस चीज को। ठीक है, 2006 में ही गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था। उसके आसपास कुछ हो रहा था, अगर आपको याद हो तो देखिए, आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया हमारे संविधान में, याद है ना? आर्टिकल 21A पढ़ा रखा है मैंने आपको। आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया? 2002 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लाया गया? 2009 में। इन सब चीजों के थ्रू, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के थ्रू क्या बोला? 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना कंपलसरी है। आर्टिकल 21A ने क्या बोल दिया कि भैया 14 साल तक के बच्चों के पास जो पढ़ाई का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो अब भाई, अच्छा देखिए, खास बात दोस्तों ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट में ये चीज बातें सामने आ रही थी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 14 साल तक के बच्चे हैं, इनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम से जग गई उसने ये काम कर दिया।
सरकार के काम करने से पहले जुडिशरी में कई बार ये आवाजें उठ चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आवाजें उठ चुकी थी। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शंस भी दिए कि भाई आप जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों की पढ़ाई है, जो 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई है, उसको तो कम से कम इंश्योर करिए। उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सरकार ने एक समय पे हायर एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट बना दिया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हमारे स्टेट के पास हायर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने के रिसोर्सेज नहीं है। तो भाई 14 साल तक के बच्चों को फंडामेंटल राइट दिया गया पढ़ने का। तो भाई अब जो 14 साल तक के बच्चे थे वो पढ़ सकते थे और उनको किसी भी तरीके की फीस देने की जरूरत नहीं है। तो भैया अगर आपको 14 साल के बच्चों को फंडामेंटल राइट दे रहे हो एजुकेशन का, तो इस तरीके के जो काम है, होटलों में काम करना, ढाबे में काम करना, टी स्टॉल पे काम करना, चाय की टपरी पे काम करना, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि बच्चे अगर वहां पे काम करेंगे, उनको वहां काम करना अलाउड होगा, तो वो पढ़ेंगे क्या। लेकिन यहाँ पे एक कैच है दोस्तों। मान लीजिए कि किसी के फादर चाय की टपरी लगाते हैं, तो अगर एक बच्चा दिन में स्कूल में पढ़ता है और शाम को आके अपने फादर की उस चाय की टपरी में मदद करता है, तो वो चीज बैन नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बैन है, यानी कि चाय की टपरी में उस बच्चे को आप ये सैलरी देके, कम पैसा देके उससे काम करवा रहे हो, तो वो गलत है। लेकिन अगर एक फादर अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है, वो बच्चा स्कूल पढ़ के आके शाम को अपने फादर की शॉप में अपने फादर की मदद कर रहा है, तो उसे आप आर्टिकल 24 के अगेंस्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आगे देखिए, ये जो आपका 1986 का एक्ट है, इसको अमेंड किया गया किसके थ्रू? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू। उसके बाद आप देखिए, ये जो पहले का एक्ट था ना दोस्तों, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसको क्या बोला जाने लगा? इसको बोला जाने लगा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसका नाम भी बदल दिया गया। तो ये है भाई चिल्ड्रन से रिलेटेड। तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा रिकैप माने, तो सबसे पहले 1986 का एक्ट आया। 1986 में कॉम्प्रिहेंसिवली बताया गया कि भैया चाइल्ड लेबर कहां कहां रोकेंगे, खासकर 14 साल तक के बच्चों के लिए। साथ साथ जो दूसरे एक्ट्स हैं, चिल्ड्रन एक्ट 1938 और बाकी एक्ट्स जो मैंने यहाँ लिखे, इनके में लिखा हुआ है कि भाई बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में आया, जिसमें बोला कि भाई नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनेगा सेंटर में, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनेगा स्टेट में, चिल्ड्रन के कोर्ट बनाए जाएंगे। 2006 में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो चाय की टपरी, होटल, ढाबा वगैरह पे जो बच्चे काम करते हैं वो काम नहीं करेंगे। क्यों बोला गवर्नमेंट ने ऐसा? क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर आ रहा था, एनजीओ से, सिविल सोसाइटी से, प्रेशर ग्रुप से और जुडिशरी से। और फाइनली आप देखेंगे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आएगा 2016 में, जो 1986 के एक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड करेगा। अब इसकी कंडीशंस को यहाँ देखना बेकार है, वो एक किसी अलग टॉपिक, किसी अलग वीडियो में देखा जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इसको खत्म करके आगे चलते हैं। आगे है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में दे रहा है। यहाँ पे देखिए शुरू हो रहा है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आप देखो दोस्तों, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आएगा आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आएगा आर्टिकल 26, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आएगा आर्टिकल 27 और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आएगा आर्टिकल 28। चूंकि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। आर्टिकल 29 और 30 में भी माइनॉरिटीज आती हैं, बट वो माइनॉरिटीज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हो सकती है और रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकती है। बट 25 से 28 में स्पेसिफिकली रिलीजन की बात की गई है। तो आपको टेक्स्ट में दोस्तों नजर आ रहा है कि आर्टिकल जो 25 है, आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है आपके पास। कॉन्शियस किस चीज का? कि भाई आप अपने कॉन्शियस के हिसाब से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने रिलीजन को अपना सकते हैं, अपने रिलीजन को पीसफुली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। ये क्या है? इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के पास इनर फ्रीडम है कि वो चाहे, जैसे चाहे वो अपने गॉड के साथ कनेक्ट कर सकता है, जैसे चाहे वो आसपास के इंसानों के साथ कनेक्ट कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, कनेक्ट करने का तरीका पीसफुल होना चाहिए। तो आप अपने इनर फ्रीडम के हिसाब से अपने भगवान के साथ रिश्ता बना सकते हैं। तो आप चाहे मूर्ति पूजा करें चाहे ना करें, हो सकता है आप भगवान को अंदर से याद करो, हो सकता है कि आपको पूजा करना पसंद ना हो, नमाज पढ़ना पसंद ना हो, आप बस बैठे बैठे भगवान को याद करना चाहो, तो ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है आपके पास। आप जैसे चाहो आप अपने भगवान को याद कर सकते हो। कोई भी धर्म गुरु आपको आके ये नहीं बता सकता कि तुम ये करो। तो कोई भी पंडित आपको आके ये नहीं बताएगा कि भैया तुमको मंदिर में आके 4 चक्कर काटने हैं तभी तुम्हारी पूजा पूरी होगी। या फिर कोई भी उलेमा आके किसी भी मुस्लिम पर्सन को ये नहीं बोलेगा कि नहीं भाई इतने बार नमाज पढ़ो दिन में 4 बार तभी तुम एक सच्चे मुस्लिम हो। ये नहीं हो सकता। जैसा आप चाहो वैसा आप करो, बस डेरोगेटरी मत होइए भगवान की तरफ। भगवान को गालियां देना ना शुरू कर दीजिए, ये आपके पास फ्रीडम नहीं है। बस भगवान के साथ आप कनेक्ट कैसे करना चाहते हो और वो कनेक्शन पीसफुल होना चाहिए।
ठीक है। आगे राइट टू प्रोफेस, आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपके रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं। आप ये बोल सकते हैं मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मुस्लिम धर्म को मानता हूँ, जैन धर्म को मानता हूँ, सिख धर्म को मानता हूँ। आप ये भी बोल सकते हो कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं एथीस्ट हूँ, मैं नहीं मानता किसी भी धर्म को, भाई मैं किसी भी मंदिर में जाके पूजा वूजा नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं अपने एक सीनियर को जानता हूँ, ठीक है, वो पहले मुस्लिम थे, वसीम रजा उनका नाम था, बाद में उन्होंने ज्यू धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, तो वो एवेर शलोम हो गए, और बाद में उन्होंने बोला कि मैं किसी भी धर्म को नहीं मानूंगा, तो अपना नाम एवेर शलोम ही रखा, बट उन्होंने किसी भी धर्म को मानना बंद कर दिया। तो उनके पास ये फ्रीडम है कि भाई वो अपने आप को किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो चाहे तो किसी भी धर्म को न माने। फिर आगे बात करते हैं राइट टू प्रैक्टिस। आपके पास ये फ्रीडम है कि आप रिलीजियस वर्शिप कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं, सेरेमोनीज कर सकते हैं, एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज कर सकते हैं। मतलब कि आप पूजा कर सकते हैं, रिलीजियस पूजाएं कर सकते हैं, रिलीजियस पूजाएं में जो रिचुअल्स होती हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो भैया अगर हवन हो रहा है तो हवन में आहुति पड़ती है, आप वो कर सकते हो। सेरेमनीज कर सकते हैं, तो भाई आपने क्या नाम से, अगर रामायण का पाठ होना है तो भाई अखंड रामायण का पाठ हो रहा है तो आपने आसपास से सब लोगों को बुलाया, जिस दिन अखंड रामायण हो रही है उस दिन सबके लिए खाना रखा है घर में। तो इस तरीके की सेरेमनीज आप कर सकते हैं। तो पीसफुल तरीके से आप अपने बिलीफ्स और आइडियाज को फैलाने के लिए अपनी प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। आपके पास राइट टू प्रोपोगेट भी है। इसमें क्या है, तो राइट टू प्रोपोगेट में भाई अगर मान लीजिए आप किसी रिलीजियस बिलीफ को मानते हैं और अपने रिलीजियस बिलीफ को दूसरे पर्सन को पीसफुली बताना चाहते हैं, तो उसको आप बता रहे हो कि देखिए हमारे रिलीजियस बिलीफ में ये चीजें मानी जाती हैं, हम ऐसे पूजा करते हैं, हमारे रिलीजन में ये चीजें होती हैं। तो आप अपने रिलीजन की जो क्वालिटीज हैं, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो टेनेट्स हैं, वो किसी और को बता रहे हो, ठीक है। और ये बता के आप उस पर्सन से कह रहे हो कि अगर आप चाहो तो आप हमारे रिलीजन में शामिल हो सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप किसी को परस्यू करके अगर अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहो, इसके थ्रू अगर आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपको इस बात की आजादी है। लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आपके पास ये राइट नहीं कि आप जबरदस्ती एक पर्सन को उसके रिलीजन से किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर दें, ये आपको ताकत नहीं मिली है। जो फोर्सेबल कन्वर्जन होते हैं ये इंपिंज करते हैं आपके फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस पे। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस हर इंसान को ये गारंटी देता है कि भाई देखिए आपके पास फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, आपका अंतर्मन जिस रिलीजन को भी मानने को कहता है आप उस रिलीजन को मानो। यहाँ पे एक और बात बता दो दोस्तों, अगर आप लालच देके किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो भी गलत है। कई बार आपने देखा, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेगा हूं, बहुत सारे ऐसे मिशनरीज होते हैं जो लालच देके कि हाँ भाई आपको यहाँ पे इतने की हम जॉब दिलवा देंगे, इतना पैसा हम आपको दे देंगे अगर आप इस धर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो गलत है। तो अगर आप किसी को लालच देके कन्वर्ट कर रहे हो वो गलत है। हाँ, अगर आप सच्चाई से उस पर्सन को ये समझा रहे हो कि देखिए हमारे धर्म में ये चीजें हैं, इस बेसिस पे आप हमारे धर्म में आ जाइए, इसकी ये शिक्षाएं हैं, ये शिक्षाएं बाकी धर्मों से अच्छी हैं, और अगर आपको लगता है कि उनकी बात सही है तो आप कन्वर्ट हो जाइए, वो चीज अलाउड है, वैलिड है। तो ये सब बातें कही। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, राइट टू प्रोपोगेट योर रिलीजन, सब कुछ आपके पास है। तो आर्टिकल 25 न केवल आपको ये आजादी देता है कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को माने, आप अपनी रिलीजियस भावनाओं को माने, साथ साथ आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी कर सकते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स को भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपके रिलीजियस रिचुअल्स किसी और को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। तो अगर मस्जिद में अजान है तो वो अजान आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपके रिलीजन का पार्ट है। बट अगर वो अजान किसी बूढ़े पर्सन की नींद को खराब कर रही है सुबह, तो उस बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी उस चीज को रोक सकता है, ठीक है। ये बातें दोस्तों कही गई हैं। अब देखिए यहां पे स्टेट के पास क्या क्या ताकत है। स्टेट के पास ये ताकत है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, आपके इस राइट जो है आर्टिकल 25 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन के जो राइट है उनको थोड़ा बहुत रोका जा सकता है। तो आपके इकोनॉमिक, ऐसा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी या सेक्युलर एक्टिविटी जो आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ी हुई है उसको जोड़ा जा सकता है। तो धर्म के आधार पे अगर आप वोट मांगने लगे तो इस चीज को स्टेट रोक सकता है, आपकी वोटिंग को रद्द कर सकता है, आपके कैंडिडेचर को रद्द कर सकता है इलेक्शन कमीशन चाहे तो, क्योंकि दैट विल बी वायलेटिंग आर्टिकल 25, ठीक है। आर्टिकल 25 में एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 में आप रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इसमें खड़े हैं, इलेक्शन में खड़े हैं, तो आप अपने धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हो, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें। फिर यहाँ पे कुछ और एक्सेप्शंस किए गए। पहले हिंदू धर्म में क्या होता था कि टेम्पल्स में जो सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो सो कॉल्ड लोअर क्लासेस थी, क्या बोला जाता था,
आप टेंपल के अंदर नहीं घुस सकते। तो धर्म के ठेकेदार क्या बोलते थे, आप टेंपल के अंदर नहीं घुसोगे। तो यहाँ पे स्टेट क्या कर सकती है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अगर कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है जिसके चलते एक रिलीजन अपने ही रिलीजन के पर्सन को सामने डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो उस केस में उस डिस्क्रिमिनेशन को रोक सकता है स्टेट। यानी गवर्नमेंट कह सकता है कि अगर कोई ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जहां पे लोअर क्लासेस की एंट्री अवेलेबल नहीं है, तो उसको अलाउ कर सकता है स्टेट। ठीक है, उसको गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 25 में कुछ और चीजें इंक्लूड की गई दोस्तों, जैसे सिख किरपांस पहनते हैं, तो किरपांस को अपने साथ लेके चलना और उसको पहनना, ये सिख रिलीजन के प्रोफेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो ये अलाउड है। प्लस आप हिंदू धर्म में देखोगे दोस्तों कि हिंदू धर्म में आपके सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी आते हैं, तो ये चीजें बोली जाती है। तो अगर जब भी आप हिंदूज की बात करते हो तो हिंदू में आप केवल हिंदू धर्म के लोगों को नहीं, सिख, जैन और बुद्धिस्ट धर्म के लोगों को भी आप हिंदू धर्म में जोड़ेंगे, उसमें गिनेंगे। फाइनली आते हैं किस पे दोस्तों, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल 25 देता है इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 26 देता है रिलीजियस फ्रीडम टू अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो कोई रिलीजन का अगर इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, तो उसके कुछ राइट्स होंगे, वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है, वो आ जाएंगे आर्टिकल 26 में। और कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो अपने रिलीजियस राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो आ जाएगा आर्टिकल 25 में। ये एक डिफरेंस याद रखिएगा। तो देखते हैं आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशंस को क्या क्या राइट्स मिले। तो सबसे पहला राइट तो आपको नजर आ रहा है, राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, यानी कि कोई एक रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन कर सकता है रिलीजन को प्रोपोगेशन के लिए और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। फिर राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन के मैटर पे अपने अफेयर्स को वो खुद मैनेज करेगा। तो उसका वो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, वो लोकल लेवल पर जो उसका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, उसके अफेयर्स किस तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसमें स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो अपने अफेयर्स को अपने हिसाब से करेंगे मैनेज। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ है दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ का पढ़ा हुआ हूँ। तो छोटे में दोस्तों हम लोग वहां पे खेला करते थे, प्ले ग्राउंड था, उसमें हम लोग खेलते थे। बाद में क्या हुआ कि यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के एक बहुत बड़ी जमीन थी प्ले ग्राउंड की, उसको हज ट्रस्ट को दे दिया। बाद में वहां पे जो हज करने के लिए लोग जाते थे मक्का मदीना में, उनके लिए वहां पे एक सेंटर बनाया गया, वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता था। तो जो हज का पूरा प्रोसेस होता था वो उस बिल्डिंग से होने लगा, और वो बिल्डिंग उस जमीन पे बनी हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, वो एक जमीन थी जिसको एक रिलीजियस डिनोमिनेशन ने एक्वायर किया अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए। क्यों किया? क्योंकि उनके पास ये राइट है आर्टिकल 26 के अंदर, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, और इस प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद लॉ वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इसका भी उनके पास राइट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 26 देता है कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन का जो कलेक्टिव फ्रीडम है, जहां पर रिलीजियस डिनोमिनेशन या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, उसमें आर्टिकल 26 आएगा, और जब इंडिविजुअल्स की बात होती है तो आर्टिकल 25 आएगा। लेकिन याद रखिए, आर्टिकल 25 के प्रैक्टिस में भी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ है, और आर्टिकल 26 के प्रैक्टिस में भी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ है। तो दोनों में थोड़ा बहुत सब्जेक्शन है, दोनों में थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन कब कहलाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ आप कह सकते हैं प्री रिक्विजिट्स दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन तब कहलाएगा जब वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। पहली बात, वो एक ऐसे इंडिविजुअल्स का कलेक्शन हो जिनका एक कॉमन बिलीफ हो, जिनका एक कॉमन डॉक्ट्रिन हो, वो ये मानते हो कि उनका जो बिलीफ है वो उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो, और उनका एक कॉमन डिस्टिंक्टिव नेम हो, एक अलग नेम उनका होना चाहिए। तो इंडिया में रामकृष्ण मिशन है दोस्तों, आनंद मरगा मिशन है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है। तो रामकृष्ण मिशन इज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, आनंद मरगा मिशन इज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, ये हिंदू रिलीजन के अंदर रिलीजियस डिनोमिनेशन है, लेकिन ऑरिबिंदो जो सोसाइटी है, जो कि आपकी कहां पे, पौंडीचेरी में, वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। अब अगर दोस्तों बात की जाए कि किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के ऊपर आप किस तरीके के चेक्स एंड बैलेंसेस बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, आप एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। कुछ ही दिन पहले तबलीगी जमात दोस्तों न्यूज में था। तबलीगी जमात की मीटिंग में बहुत सारे लोग मिले और उसकी वजह से कोरोना वायरस थोड़ा फैल गया। अब वो सही हुआ गलत हुआ, यहाँ पे रिलीजियस एंगल मत लीजिए, लेकिन
बस मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल 26 समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बताया गया 26 में? आर्टिकल 26 में और आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में ये राइट है तबलीगी जमात के पास कि वो मिल सकते हैं एक जगह पे बैठ के, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं रिलीजन के बारे में, उनको इस बात की आजादी है। लेकिन अगर उनके कॉन्ग्रेगेशन से कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस हैं तो सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन, अगर हेल्थ को नुकसान है सोसाइटी की तो उनके रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन को रोका जा सकता है, उसको रोका भी है। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे मैनेज रिलीजियस अफेयर्स में आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर कुछ करता है या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ करता है, भले वो उसके राइट में हो, बट अगर उससे कोई खतरा एमिनेट हो रहा है तो उसको रोका जा सकता है, जैसे कि तबलीगी जमात को रोका गया। तो ये आर्टिकल 26। अब यहाँ पे देखिए भैया, कुछ लोग नाराज मत होना, तबलीगी जमात ने सही किया या गलत किया इसके ऊपर बहुत व्यू पॉइंट चल रहे हैं सोसाइटी में। कुछ लोग फेवर में बोल रहे हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में बोल रहे हैं। अगर आपसे तबलीगी जमात वाले केस के रिलेशन में कोई सवाल पूछा जा रहा है ना, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देना। आप किसी भी धर्म के हो, चाहे वो आपके व्यू पॉइंट के साथ मैच कर रहा हो, चाहे वो मैच ना कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका व्यू पॉइंट हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑफिसर बन के जाएंगे, उस समय पे आप हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख नहीं होंगे। आप एक ऑफिसर होंगे जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, जिसको न्यूट्रल तरीके से काम करना है और सारे सेक्शंस के लिए काम करना है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। तो हमने यहाँ पे देख लिया आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 24। कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और मुझे जुड़ के मुझसे बताएं, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।